अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स और जो है काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में, इन वाइल्ड लाइफ को कंज़र्व करने में। सबसे पहले हम ऊपर स्क्रीन पे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का मतलब इट रेफर्स टू प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का मतलब है जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और रेस्टोर करना। तो हम किस तरह ये कर सकते हैं? उसके लिए जो है कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं। कुछ एरिया ऑफ लैंड या फॉरेस्ट जो है उनको अपने तहवील में लिया है और वहाँ पे इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बनाया गया वो एरियाज़ जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और वहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है। तो इन टर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में और ज़ू भी जो है वो डिस्कस हम करेंगे इंशाल्लाह। किस तरह हम कंजर्व करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? द इनेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, द स्पीशीज प्रिजर्वेशन एंड असम्बलेज प्रोटेक्शन, नेशनल पार्क्स सेंचुरी। और ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमें याद रखनी है और जो गवर्नमेंट की जानब से इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं तो उनमें ये एक्ट आते हैं इस जिनकी मदद से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो द इनएक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ रेयर species python, elephants, tigers of wildlife by prohibiting their hunting for various reasons। तो पहला जो एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में आता है तो उसमें आता है कि जो वाइल्ड लाइफ हमारी है जिसमें कुछ स्पीशीज़ आती हैं, रियर स्पीशीज़, जैसे पाइथन आता है ऊपर स्क्रीन के पे आपको नज़र आता है, या एलिफेंट आता है। इनको जो है हमें बचाना है हंटिंग से। जो शिकार किया जाता है तो इनको इस एक्ट के ज़रिए जो है ये इनके लिए बना है, इनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। और फिर जो नंबर 2 है इसमें आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। Establishment of biosphere it conserves biot community of plants and animals। तो इस एक्ट के तहत जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और उसके बाद नंबर 3 जो है उसमें स्पीशीज़ प्रिजर्वेशन एंड असम्बलेज प्रोटेक्शन। इसमें जो है सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ आता है। कुछ एरिया में जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती हैं और वहाँ पे डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ जो है एनिमल्स को रखा जाता है। इसमें बड़े जानवर भी आते हैं, इसमें छोटे जानवर भी आते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। जैसे आप जानते हो कि श्रीनगर में जो है 21 किलोमीटर दूरी पे जो है नेशनल पार्क आती है, दाशिगाम नेशनल पार्क। वहाँ आप गए होंगे तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे जो है जानवरों को, जो वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया वहाँ आप देख सकते। Now we are going to discuss about these protected areas. Number 1 is biosphere reserves। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी आते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एबॉयटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं और इस एरिया में जो है बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जो कल्चर ऑफ
द एरिया जो है जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो उसको जो है मेंटेन रखा जाता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की, जो आपकी बुक पे दिया है। पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, कभी कभार इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं, जैसे नेशनल पार्क भी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं। तो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। और इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, और एक है सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी बोरी एंड पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं इसमें। और जो है ये भी आप अपनी किताब पे देख सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व में आता है बहुत बड़ा एरिया आता है जहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उसको मेंटेन किया जाता है। और जहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात हम करते हैं, तो दूसरा जो प्रोटेक्ट एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, उसके लिए जो बनाई जाती है नेशनल पार्क्स, जैसे हमारे यहाँ दाशीगाम नेशनल पार्क है जो श्रीनगर से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो लेपर्ड है या बियर है या कश्मीरी हंगल जो है, वो स्टैग जो है वो वहाँ पे रखे गए हैं, उनको वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। और इस एरिया में टोटली जो है शिकार नहीं कर सकता है बंदा, पोचिंग किसी जानवर को पकड़ नहीं सकता है। और ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे, वो भी बैनड है यहाँ पे। फिर तीसरा जो प्रोटेक्टेड एरिया आता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो है सेंचुरीज। सेंचुरीज में क्या होता है, एक्चुअली सेंचुरीज और जो नेशनल पार्क्स हैं उनमें ये फ़र्क है कि सेंचुरीज में जो है इंसान जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हासिल कर सकता है या टिम्बर काट सकता है जलाने के लिए, और यहाँ पे अलाउ किया जाता है इंसान को। लेकिन ये एरिया भी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसके अलावा हम जानवरों को देख सकते हैं, जूज होते हैं, और वहाँ पे जो जानवर को रखा जाता है फॉर अम्यूज़मेंट, लोग आते हैं देखने के लिए। वहाँ पे वो जैसे जेल में होते हैं, जिस तरह किसी इंसान को किसी जुर्म की वजह से जेल में डाल दिया जाता है, इसी तरह से जो जानवर वहाँ पे रखे जाते हैं वो भी अपने आप को फील करते हैं जैसे वो जेल में हैं। तो वो आगे हम देखेंगे उसके बारे में, जो लास्ट पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए आए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन जूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स, वो हम देखेंगे। अब ऊपर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आता है फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, और फाना जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। और किसी भी एरिया में जो है द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फाना ऑफ दैट एरिया। किसी एरिया में जो है प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं वहाँ के फ्लोरा और फाना। फ्लोरा और फाना, तो फ्लोरा से प्लांट्स, फाना से एनिमल्स, आपको याद रखना है। उसके बाद स्पीशीज़, आगे जो टर्म आता और आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दिखाई देती है, स्पीशीज़ का मतलब होता है एक नस्ल। दे आर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो है एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स का जो आपस में एक जैसे होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कुत्तों की। कुत्ते जो हैं ये एक जैसे होते हैं और भौंकते भी हैं एक ही तरह के, और इनके जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और ये इंटरब्रीडिंग भी करते हैं। जैसे कुत्ते जो हैं उनसे कुत्तों जैसे बच्चे ही पैदा होते हैं। इस तरह बिल्ली जो है उसको बिल्ली जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, और उनकी आवाज़ भी अलग होती है। और जो कुत्ते हैं वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं बिल्लियों के साथ, और जो बिल्लियाँ हैं वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते कुत्तों के साथ। तो उनकी अलग नस्ल है, इनकी अलग नस्ल है। इसी को बोलते हैं स्पीशीज, यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनमें इंटरब्रीडिंग होती है उसको स्पीशीज बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर आपको नज़र आती है टाइगर। टाइगर जो है या टाइग्रस जो है, उसको जो है अपना बच्चा पैदा होता है, वो टाइगर जैसा ही होता है, उसके कैरेक्टर सेम होते हैं टू दैट ऑफ टाइगर। इस तरह डियर है,
जो आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आता है, डियर के बच्चे डियर जैसे होते हैं। और डियर का जो बच्चा होता है, या डियर जो होता है, उसको टाइगर का बच्चा पैदा नहीं होता है, उसको डियर का बच्चा पैदा होता है। और वो भी सेम कैरेक्टर्स जो आ, उसके जो मदर या फादर के होते हैं, सेम उनके भी होते हैं। और इसलिए जो स्पीशीज़ है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद वन अनदर आर कॉल्ड स्पीशीज़। और उसके बाद जो है आगे आपको आता है टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ में आप देखो, एंडेमिक स्पीशीज़ है, वल्नरेबल स्पीशीज़ है। एंडेमिक स्पीशीज़ होती है एनिमल्स की वो स्पीशीज़ जिन जो किसी खास एरिया में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। और वल्नरेबल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनको डर होता है इंडेंजर होने का, उनको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़। आगे जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इस सब के बारे में जो है आगे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इन सब जो टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं, उनकी डेफिनेशन जो है वो आप आगे देखो। सबसे पहले एंडेमिक स्पीशीज़ किसको बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ होता है स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। जैसे हमारे कश्मीर में सेब के दरख्त हैं, या सेब जो हैं, ये यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है। इसी तरह वर्ल्ड मैंगो जो है पचमरी बायोस्फीयर का इंडेमिक स्पीशीज़ है, वो वहाँ पे पाए जाते हैं और किसी जगह नहीं पाए जाते। जो किसी खास एरिया में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंडेमिक स्पीशीज़। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ जो कश्मीरी हंगल है, जो स्टैग है, ये कश्मीर में पाया जाता है और किसी एरिया में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जेंट स्कैरल है, ये साउथ एशिया में पाया जाता है और किसी जगह नहीं पाया जाता है। तो ये इंडेमिक स्पीशीज़ हो गई साउथ एशिया की, जेंट स्कैरल की बात अगर हम करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ का मतलब होता है it includes those animals that are likely to become endangered unless the circumstances that are not fit for its survival improve। हाँ, जिनको खतरा होता है इंडेंजर्ड होने का। इंडेंजर्ड का स्पीशीज़ होती हैं वो स्पीशीज़ जिनको एक्सटेंट होने का डर होता है। एक्सटेंट स्पीशीज़ होती हैं वो स्पीशीज़ जो ऑलरेडी दुनिया में पहली थी कुछ स्पीशीज़ और अब वो नहीं रही। तो इंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीशीज़ जिनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होने का डर होता है, इंडेंजर होने का डर होता है। इसमें आता है फॉर एग्जांपल वेनस फ्लाई ट्रैप जो आता है, ये जो है ये इंसेक्टिवर्स प्लांट है, और सेवन्थ में भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये एग्जाम्पल है किसकी? वल्नरेबल स्पीशीज़ की। और आगे जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ जो स्पीशीज़ हैं, वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन स्पीशीज़ का नंबर बहुत कम है और वो एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होते हैं, उनको ख़तरा होता है दुनिया से ख़त्म होने का, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जैसे टाइगर है, टाइगर की अगर बात करते हैं, ये कुछ कहा जाता था 1400 है इनका नंबर पहले, और साइंस की बुक पे भी आपकी दिया गया है। और फिर कोशिश की गई कि इनका नंबर इंक्रीज़ हो, और इसके लिए आगे आप देखोगे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंडिया में, टाइगर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और फिर देखा गया कि इनके नंबर में इंक्रीज़ हुआ। और फिर पीछे जो हमने डिस्कस किया वल्नरेबल स्पीशीज़, इसलिए वे वल्नरेबल स्पीशीज़ में भी आते हैं। इट कैन बी ड्यू टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, प्रिडेशन पैरामीटर्स, दे आर ऑलरेडी फ्यू इन नंबर। हाँ, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की वजह क्या होता है? चेंजिंग इन्वायरमेंट, कंटिन्यूसली जो हमारा इन्वायरमेंट माहौल है ये चेंज होता जा रहा है, और प्रिडेशन की वजह से, और इनका जो नंबर है वो बिल्कुल कम है। यहाँ पे हम टाइगर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ 1400 थे दुनिया में, और अब थोड़ा बहुत इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनका नंबर बिल्कुल कम रह गया है, और ये हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं। हाईएस्ट रिस्क की कैटेगरी जो
के जो स्पीशीज़ होते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो बिल्कुल नज़दीक होते हैं एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। और उसके बाद जो है इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक बुक होता है, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक में हम क्या मेंटेन करते हैं, जो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या होते हैं, ये बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। और इन स्पीशीज़ का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है एक बुक में, रिकॉर्ड किया जाता है पूरा, इनका नंबर कितने थे, किस वजह से ये एक्सटेंट हो गए या इंडेंजर्ड अब कहलाए जाते हैं। तो उसका जो रिकॉर्ड है हमें रेड डाटा बुक में मिलता है। और इसके लिए रेड डाटा बुक कायम की गई है फॉर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसी एक स्पीशीज़ के लिए जो है एक किस्म की रेड डाटा बुक है और दूसरी स्पीशीज़ के लिए दूसरी किस्म की रेड डाटा बुक है। और हमें पूरा इंडियन स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में जो है मिलता है। उसके बाद है माइग्रेशन। द नेक्स्ट टॉप, माइग्रेशन होती क्या है? माइग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, इसमें ज़्यादा परिंदे आते हैं, ये क्यों जाते हैं? और उसकी वजह यह है फॉर लेइंग एग्स। नंबर वन कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ एग्स हैच करने के लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, इसलिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये किसी दूसरी एरिया में जाते हैं जहाँ पे सूटेबल कंडीशंस होती हैं फॉर हैचिंग एग्स। और वहाँ जाके ये जो है दे ले एग्स एंड फिर जो है एग्स हैच होते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चों के साथ ये वापस अपनी नेटिव प्लेस पे जाते हैं। तो हो गई माइग्रेशन। इसके अलावा जो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ चेंज आती है सीज़न में, जैसे साइबेरिया से कश्मीर बहुत सारी बर्ड्स आते हैं इन विंटर। हम देखते हैं डल के आसपास बहुत सारी बर्ड्स साइबेरिया से आते हैं, कश्मीर या बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। और ये किस लिए आती है? ये सीजनल चेंज की वजह से आती हैं। और यहाँ पे उस टाइम सर्दी होती है और बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो कश्मीर का रुख करती हैं। और इसके अलावा फूड हासिल करने के लिए भी या जो रहने के लिए जो कंडीशंस वो फेवरेबल होती हैं, और ब्रीडिंग के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। और इन बर्ड्स को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था हिंदुस्तान में इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, किनको? टाइगर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और चूँकि टाइगर्स का नंबर जो है वो दुनिया में, मैंने बोला आपको पहले कि डिक्रीज़ होता जा रहा था, और 1400 था कुछ साल पहले, और आज जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। और अब जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये क्योंकि इंडेंजर स्पीशीज़ में दाखिल हुए थे, और अब वल्नरेबल स्पीशीज़ में कहा जाता है कि ये टाइगर हैं, क्योंकि ये अब इंडेंजर्ड होने के नज़दीक हैं, और इसलिए ये वल्नरेबल स्पीशीज़ में आते हैं। और इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और जो इनकी जो हंटिंग है या पोचिंग है वो टोटली प्रोहिबिट की गई थी इंडिया में, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ टाइगर। और आगे जो है अब जो नेक्स्ट टर्म आती है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या होता है? जो पेपर होता है उसको फिर से इस्तेमाल करना है। जैसे आप के पास एक नोटबुक होती है, उस पर आप पेंसिल से लिखते हो, और उसके बाद जो है इरेज़र का इस्तेमाल करते हो और उसको मिटाते हो जो उस पर आपने लिखा है, और उसके बाद फिर दोबारा उस पर लिखते हो, और अच्छा विजिबल आने के लिए जो है पेन से लिखते हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो पेपर है ये कहाँ से आता है? ये ट्रीज से आता है। बहुत सारे जो है टन्स ऑफ जो पेपर हैं वो बहुत सारे जो पेपर हमारे पास आते हैं ये कहाँ से हमें हासिल होते हैं? ये फॉरेस्ट से हमें हासिल होते हैं, ट्रीज़ से हमें हासिल होते हैं। और बहुत सारे ट्रीज़ को काट दिया जाता है
फॉर obtaining पेपर। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल वगैरह हैं तो वो आप ग्रुप में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।